हाँ, तो ये जो अमेज़न पे लाने का मेरा मकसद ये है कि इनमें कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो मेरे द्वारा लिखित है। आप उसको देख सकते हैं, डॉक्टर अफरोज़ इकबाल। और बहुत सारी इसमें किताब है। भारतीय इतिहास, वन लाइनर अप्रोच, उत्तराखंड वन लाइनर अप्रोच। ये अति महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसको काफ़ी तथ्यों को समाहित किया गया है। समाजशास्त्र का परिचय, साथ साथ में आगे आपको किताबें यूजीसी नेट से संबंधित भी पुस्तकें हैं। और इसके अंतर्गत आप समाजशास्त्रीय सिद्धांत, जो बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, आमतौर पे विद्यार्थियों का कहना है कि सोशोलॉजिकल थ्योरीज पे पुस्तकें मार्केट में कम है समाजशास्त्रीय सिद्धांत में। उसी को मैं दिखाने के लिए अभी आपके सामने अमेज़न पे आया हूँ। अभी आपको समाजशास्त्रीय सिद्धांत को देखना है। ये बहुत महत्वपूर्ण, इसमें सारे अलग अलग थ्योरीज हैं। सोशल एक्शन थ्योरी, सामाजिक क्रिया सिद्धांत, सामाजिक विनिमय का सिद्धांत, संघर्षवादी सिद्धांत, क्रिटिकल थ्योरी, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, संघर्षवादी सिद्धांत, और ये सारे एथनोमेथोलॉजी, लोक विधि विज्ञान, फेनोमेनोलॉजी और सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। हालांकि अलग अलग करके प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद पुस्तक, फेनोमेनोलॉजी, एथनोमेथोलॉजी, लोक विधि विज्ञान, अलग अलग करके सामाजिक क्रिया सिद्धांत करके भी पुस्तक है। लेकिन ये किताब बहुत महत्वपूर्ण है। ये किताब आपको अमेज़न पे अवेलेबल है, आप उसमें से भी देख सकते हैं। बाकी हम आगे तो ये थ्योरी आपको पढ़ा ही देंगे। टोटल थ्योरी इसी वीडियो में हम एक बार में कंप्लीट कर लेंगे, ताकि एक वीडियो जो सोशोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट की है, और साथ में एक वीडियो, ये कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएगी जो सोशोलॉजिकल थ्योरीज की है। इसमें एथनोमेथोलॉजी, फेनोमेनोलॉजी, सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म और क्रिटिकल थ्योरी सारे समाहित किया गया है। तो चलिए देखिए। इसमें हम लोग बात करेंगे, एक सिलेबस है मॉडर्न सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। ये मॉडर्न सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, और इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि जो सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है उस पे बात करेंगे। मॉडर्न सोशोलॉजिकल थ्योरीज पे बात करेंगे। पहला क्रिटिकल थ्योरी, न्यू मार्क्सिज्म, हैबरमास और एल्थ्यूजर का। सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म है दूसरे यूनिट में, जीएच मीड, हर्बर्ट ब्लूमर। और फेनोमेनोलॉजी हसरल अल्फ्रेड शुट्स का है। एथनोमेथोलॉजी गारफिंगल गॉफमैन है तो गारफिंगल का यहाँ पे। स्ट्रक्चरेशन थ्योरी एंथोनी गिडेंस का। लेकिन एज ए होल हम थोड़ा सा इसको एक्स्ट्रा देख लेंगे कि सोशोलॉजिकल थ्योरी क्या है, समाजशास्त्रीय सिद्धांत क्या है, थोड़ा उसको भी देख लेंगे। और तभी पता चलता है कि आखिर हम क्या कर रहे हैं और सिद्धांतों की ज़रूरत क्यों पड़ी। और उसके बाद हम लोग सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म, जीएच मीड का, हर्बर्ट ब्लूमर का देख लेंगे। फेनोमेनोलॉजी देखेंगे, हसरल का देखेंगे, और अल्फ्रेड शुट्स का देखेंगे। सिंबॉलिक इंटरैक्शन गॉफमैन का। एथनोमेथोलॉजी जो है गारफिंकल का देखेंगे। और स्ट्रक्चरेशन थ्योरी एंथोनी गिडेंस का देखेंगे। ये सब हम देखेंगे इस वीडियो में। हम कंप्लीट कोर्स करेंगे। और चलिए तो हम शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पे समाजशास्त्रीय सिद्धांत की अवधारणा के बारे में हम जानेंगे कि आखिर समाजशास्त्रीय सिद्धांत होता क्या है। देखिए मेरा असल मकसद यहाँ पे जो हम ये कर रहे हैं, इसको दिखा रहे हैं, उसका मकसद है कि आपको मटेरियल भी मिल जाए, आप पॉज करके इसको लिख भी सकते हैं। समाजशास्त्रीय सिद्धांत जो है ना, सामाजिक तथ्यों पर आधारित होता है और उसके सामान्यीकरण पर आधारित होता है। सामाजिक तथ्यों का जो जनरलाइजेशन होता है, मतलब कोई भी चीज थ्योरी बनती है वो जनरलाइजेशन पे बनती है। मान लिया कि
तलाक के क्या कारण है और तलाक के कारण समझ में आ गए, या मान लिया आत्महत्या की वजह क्या है, आत्महत्या पे स्टडी हुआ और एक नियम बना, एक सामान्यीकरण निकला, एक निष्कर्ष निकला आत्महत्या पे, और निष्कर्ष ही तो थ्योरी बनाएगा ना। और ये निष्कर्ष जब एम्पिरिकल है, बार बार साबित हो रहा है, तो उसी को हम सामान्यीकरण कह रहे हैं, तब जाके थ्योरी बनती है। मान लीजिए कि किसी भी टॉपिक पे जब रिसर्चर रिसर्च कर रहा है और फिर उसके बाद उसका जो कंक्लूजन निकलता है और वो कंक्लूजन बार बार रिपीटेड निकलता है। मान लिया न्यूटन की थ्योरी बनी, तो न्यूटन साहब ने बार बार देखा कि सेब नीचे गिर रहा है, तो सेब भाई नीचे क्यों गिर रहा है, और इसको जब उन्होंने साबित किया कि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण गिर रहा है, और ये बार बार सेब नीचे गिर रहा है, कोई ऐसा नहीं कि 1 2 3 4 5 और 10 सेब नीचे गिर रहा है, बल्कि करोड़ों सेब नीचे गिरता जा रहा है, गिरता है, अब तक सेब नीचे ही गिर रहा है, हर चीज नीचे गिर रही है। इसका मतलब ग्रेविटेशन एक सामान्यीकरण होता है। तो थ्योरी में क्या है, सामान्यीकरण होता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। मैंने जितनी बात कही है वो सारी चीजें आप लिख सकते हैं। देखिए, समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की प्रकृति वैज्ञानिक होती है, और इसको आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं। सामान्यीकरण एक पॉइंट हो गया, वैज्ञानिक एक पॉइंट हो गया। प्रारंभिक समाजशास्त्रियों ने अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन करने का प्रयास किया, यद्यपि अनेक विद्वान समाजशास्त्र में सार्वभौम सिद्धांतों का निर्माण करना एक कठिन कार्य मानते हैं। कठिन है क्योंकि यहाँ पे इंसानों का अध्ययन कर रहे हैं, व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं। व्यवहार में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। फेयरचाइल्ड ने डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी में समाजशास्त्रीय सिद्धांत की परिभाषा दी, सामाजिक घटना के बारे में ऐसा सामान्यीकरण जो पर्याप्त रूप में वैज्ञानिकता पूर्वक स्थापित हो चुका है। यानी सामान्यीकरण होता है और वैज्ञानिकता पूर्व स्थापित, और समाजशास्त्रीय व्यवस्था के लिए आधार बन सकता है। तो ये चीजें हैं, इसको आप लिख लेंगे। मकसद यही था, सिद्धांत से अभिप्राय अनुभविक शोध द्वारा प्रमाणित प्रस्तावों के क्रमबद्ध रूप से किया जाता है। 2 या अधिक चरों के बीच पाए जाने वाले संबंधों से बनते। 2 या अधिक से, ये पॉइंट हो गया आपका। सामान्यतः यह भी माना जाता है कि सिद्धांत किसी घटना के संबंध में क्यों तथा कैसे, क्यों और कैसे का उत्तर देता है। समझ रहे हैं? उत्तर देने का एक तरीका है, यदि सिद्धांत समाज के सामाजिक जीवन, सामाजिक घटनाओं आदि का अध्ययन, एक सेकेंड, हाँ, तो ये है। यदि कहते हैं कि पत्ते गिरते देखा तो एक तथ्य है। अब पत्ता बार बार जब गिर रहा है, कभी पत्ते को गिरते देखा तो केवल उस घटना के विशेष संबंध में बृहद किंतु अनेक अवर्गीकृत कथनों को एक जोड़ देता है। वही मैं आपको कह रहा हूँ बार बार के सेब एक बार गिरा, लेकिन वही सेब जब बार बार गिरता है तो एक बार गिरना एक तथ्य है, 2 बार गिरना तथ्य है, 100 बार गिरना तथ्य है। गिरते रहना वो एक नियम हो जाता है, सामान्यीकरण हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे गुड एंड हैट ने तथ्यों को परिभाषित करते हुए लिखा है कि तथ्य से अभिप्राय ऐसे अनुभविक अवलोकन से जिसका सत्यापन संभव, जिसको सत्यापित किया जा सके। बाकी बातें हैं, इसको आप लिख लेंगे। यहाँ मैं इसलिए चला दे रहा हूँ ताकि आप जो है आसानी से, विभिन्न विद्वानों के विचार है, आप इसको मटेरियल आपको अवेलेबल हो जाएगा, इसको आप लिख लेंगे पॉज करके। ठीक है। रॉबर्ट मर्टन को दिया जाता है, मिड रेंज थ्योरी की सिद्धांतदाता रॉबर्ट मर्टन है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सब आप जो है प्रमुख बात जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो आप आवश्यक पता होगी आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में या ऐसे भी समझने के लिए, तो इन सबको आप लिख लेंगे। ये सब पॉइंट आप लिख लेंगे और ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है। देखिए, सिद्धांत नियमों की व्याख्या करने के लिए निर्मित अवधारणाएं, अवधारणात्मक योजना है। सभी सिद्धांतों का सामान्य कार्य अवलोकन करना है। समझिए, ये एबेल का कहना है। कैम्बेल साहब भी कुछ कह रहे हैं, फेयरचाइल्ड साहब कह रहे हैं, डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी में पहले ही कह चुका है वो। आगे आप बढ़िए। तो टीमाशेफ ने सिद्धांत के विशेषता को कहा कि सिद्धांत में अवलोकन होता है जो किसी वस्तुपरक विज्ञान का आधार बनता है। ठीक है। अवलोकन जरूरी, सामान्यीकरण जरूरी है। ये सारी चीज़ें हैं टीमाशेफ के अनुसार। आप इसको देख लीजिएगा। आगे बढ़िए। समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की प्रकृति। संक्षेप में समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की निम्नलिखित विशेषता होती है। सिद्धांत एक सुपरिभाषित व्यवस्थित प्रतीकात्मक शब्द विन्यास है।
ठीक है, देखिए विन्यास से सुपरिभाषित होता है। दूसरा, सिद्धांत सुपरिभाषित अवधारणाओं तथा तार्किक दृष्टि से अंतर संबंध। तीसरा पॉइंट यहाँ पे, सिद्धांतों की प्रकृति व्यवस्थाएं अंतःकालीन होती है। चौथा, ये प्रारंभिक रूप से सत्यापन योग्य होता है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। ये सब चीजें हैं। आगे आइए, इसको आप लिख लेंगे। अब आपको मैं यहाँ पे ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये सारे पॉइंट को आप जरूर लिख लेंगे। समाजशास्त्री सिद्धांत की विभिन्न परिभाषाओं से स्पष्ट है कि इनके जो प्रकृति देखिए, वैज्ञानिक आधार, तार्किक समाजशास्त्री सिद्धांत, अमूर्त सिद्धांतों की समाजशास्त्रीय है। और आगे ये अनुभव सिद्ध, बहुत महत्वपूर्ण है। अनुभव सिद्ध का मतलब होता है एम्पिरिकल, जिसको बार बार साबित किया जा सके, यथार्थता की व्याख्या के साधन है, सामान्य प्रकृति होती है, सार्वभौमिक होती है, यूनिवर्सलिटी होती है, मूल्य की दृष्टि से तटस्थ होता है, न्यूट्रल होता है, इसमें कोई वैल्यू नहीं ऐड होता है। ये सारी चीजें हैं सिद्धांतों की, ये सब आप लिख लेंगे यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए। तो ये रहा कुल मिलाकर के जोनाथन टर्नर का मानना है कि समाजशास्त्री सिद्धांतों में अमूर्तीकरण की भावना पाई जाती है। टर्नर के ही अनुसार समाजशास्त्री सिद्धांत अनुभवक स्तर पर गलत सिद्ध किए जा सकते हैं, तभी वे समाजशास्त्रीय सिद्धांत होते हैं। कुछ सिद्धांतकारों का मानना है कि जब कोई सिद्धांत अनुभविक परीक्षण में सही नहीं पाया जाता, तब हम अपने शोध को एक नई दिशा देते हैं जिससे सिद्धांत का निर्माण हो सके। तो ये रहा कुल मिलाकर के ये सारी विशेषता आप लिख लेंगे। बहुत वृहद है, इसको एक एक करके पढ़ना आवश्यक नहीं है, असल चीज़ है आपको समझाना। तो सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि वैज्ञानिक होता है, तार्किक होता है, समाजशास्त्री सिद्धांत में लॉजिक का रोल होता है, फैक्ट है, फैक्ट्स एक कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स है, बहुत सारे तथ्यों का संग्रह होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे बढ़िए आप। समाजशास्त्री सिद्धांतों का निर्माण, समाजशास्त्री सिद्धांतों के निर्माण के बारे में आप देखिए, कोजर का कहना है समाजशास्त्री सिद्धांत उतने ही प्राचीन हैं जितने स्वयं मानव सभ्यता, क्योंकि अत्यंत प्राचीन काल में दार्शनिकों ने सभ्यता एवं साहित्य का विकास करने के लिए विविध रूप से विचारों को प्रस्तुत किया। तो इस तरह से इन सारे विचारों को आप पढ़ लेंगे। इन सबको थियोडर एबेल के अनुसार समाजशास्त्री सिद्धांत की आधारशिला 1920 ईस्वी की अवधि में रखी गई, जबकि दुर्किम, सीमेल, कूले, वेबर जैसे विद्वानों ने सामाजिक घटना के अध्ययन के लिए नवीन दृष्टिकोण विकसित किया। इसको आप लिख लेंगे। ये सारी चीजें बहुत ही कॉमन है। आगे बढ़िए, इन सबको आपके लिए मैं इसको चला दे रहा हूँ ताकि आप इसको लिख सकते। बहुत सारे विद्यार्थियों का कहना है कि भाई हमें तो मिलता ही नहीं है, तो किताब नहीं मिलती। समाजशास्त्री सिद्धांत के निर्माण के 3 उपागम देखे जाते हैं: सिंथेटिक अप्रोच, क्लिनिकल अप्रोच और एनालिटिकल अप्रोच। समन्वयात्मक, निदानात्मक और विश्लेषणात्मक अप्रोच, इसको आप देख लेंगे। उसके बाद आप आइए, जो बहुत महत्वपूर्ण है उस पर हम चर्चा कर देते हैं, सिद्धांतों की आधुनिक प्रवृत्तियां। समाजशास्त्री सिद्धांतों की आधुनिक प्रवृत्ति क्या है, उसको आप पॉइंट वाइज यहाँ नीचे हम लोग देख। सिद्धांतों के स्तर, सिद्धांतीकरण की प्रक्रिया। सर्वप्रथम किसी घटना के संबंध में क्षेत्र कार्य के माध्यम से एकत्रित किए जाते हैं। वर्गीकरण क्या आता है, क्या है फील्ड कार्य, पहले जा करके स्टडी करेंगे। जैसे सुसाइड हो गया तो वहाँ आप जाइए, जैसे मान लिया तलाक हो गया तो किन किन के बीच तलाक हुआ, क्या हुआ, इंटर रिलेशनशिप क्या है, अंतर संबंध में तार्किक आधार सामान्यकरण की व्याख्या की जाती है। ये सारी चीज़ें हैं। लेवल ऑफ थ्योराइजेशन, सिद्धांतीकरण के स्तर। मर्टन ने समाजशास्त्री सिद्धांत निर्माण में निम्नलिखित स्तर बताए: मेथोडोलॉजी, सामान्य समाजशास्त्रीय उन्मेष। इसको आपको नोट करना है, ये मैं यूनिवर्सिटी एग्जाम के पॉइंट से और कई बार नेट में भी पूछ देते हैं, तो इसको आपको पॉइंट को याद रखना है कि मर्टन ने क्या क्या कहा। मेथोडोलॉजी, जनरल सोशियोलॉजिकल ओरिएंटेशन, एनालिसिस ऑफ कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, और इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, विषय सामग्री की व्याख्या। लेवल है ये सिद्धांत ऐसे बनता है, तब जाकर के सामान्यकरण, जनरलाइजेशन, और उसके बाद सिद्धांतीकरण। और सिद्धांतीकरण होता है और यूटिलिटी ऑफ सोशियोलॉजिकल थ्योरी, समाजशास्त्री सिद्धांतों की उपयोगिता। समाजशास्त्री सिद्धांतों की उपयोगिता क्या क्या है भाई, यहाँ देखिए। सिद्धांत शोध का मार्गदर्शन करता है, और सिद्धांत अनुभविकता को समझने में सहायक है।
पॉइंट जो है इसमें थोड़ा ये दूसरा है, ये तीसरा है, उस पर आप मत जाइए। ये तीसरा है, ये दूसरा है। सिद्धांत अवधारणाओं का विश्लेषण करता है। आगे आइए, सिद्धांत पैराडाइम निर्माण करता है, चौथा है। ये पांचवा है, सिद्धांत तत्व संकलन को उपयोगी बनाता है, इसको आप कर लेंगे। और आगे आइए, समाजशास्त्री सिद्धांत समाज वैज्ञानिक विस्तृत अनुभव को संक्षेप में प्रस्तुत करने का महत्वपूर्ण साधन है। समाजशास्त्रीय सिद्धांत न केवल अनुभविक अध्ययनों को निर्देशित करते हैं, अपितु समाजशास्त्र के सैद्धांतिक विकास में योगदान देते हैं। ये सारे पॉइंट हैं, इसको आप लिख लीजिए। समाजशास्त्रीय सिद्धांत के निर्माण की समस्याएं, क्या क्या निर्माण की समस्याएं हैं? अवधारणात्मक जटिलता, आंकड़ों की प्रकृति में परिवर्तनशीलता। पता है क्योंकि समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों का अध्ययन होता है तो आंकड़े परिवर्तित होते रहते हैं। हर साल के आंकड़े बदलते हैं, जनसंख्या बदल जाती है, हर साल हर चीज़ के आत्महत्या के आंकड़े बदल जाते हैं, धर्म, जाति, क्षेत्र, हम जिसका परिवार का अध्ययन कर रहे हैं सबके आंकड़े बदलते हैं। सार्वभौमिकता का अभाव होता है, ये एक प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि समाजशास्त्रीय सिद्धांतों में सामाजिक घटनाओं की परिवर्तनशीलता, परिवर्तन होते रहते हैं सामाजिक घटना, इसलिए भी दिक्कत आती है। समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के प्रकार, आगे आइए। समाजशास्त्रीय सिद्धांत, जहाँ तक समाजशास्त्रीय सिद्धांतों का प्रश्न है, मर्टन का कहना 6 प्रकार के सिद्धांतों की चर्चा, 6 प्रकार के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की कृतियों को सिद्धांत के पर्यायवाची समझा है। एक तो मेथोडोलॉजी को लिया, समान समाजशास्त्रीय उन्मेष, समाजशास्त्रीय अवधारणाओं का विश्लेषण पीछे जा चुका है, कार्योत्तर समाजशास्त्रीय व्याख्या, समाजशास्त्र में शोधपरक सामान्यीकरण, समाजशास्त्रीय सिद्धांत से तात्पर्य प्रस्थापनाओं से तार्किकपूर्ण ढंग से अंतर संबंध युग्मों से जिसमें शोधपरक समरूपताओं को व्युत्पादित किया जा सके, ये सब है। कुल मिला के वाल्टर ने समाजशास्त्रीय सिद्धांतों 11 श्रेणी में विभाजित किया है, इसको आप देख लेंगे। वाल्टर साहब का हर एक का जानने की जरूरत नहीं है, पर सामाजिक क्रियावाद, प्रकार्यात्मक देखिए, सामाजिक क्रियावाद, प्रकार्यात्मक अनिवार्यवाद, परिस्थितिवाद, भौतिकवाद, जननांकिकीवाद, प्रौद्योगिकीवाद, ये पॉइंट आप जरूर नोट कर लेंगे। मनोवैज्ञानिकतावाद, संघर्षवाद, ये सब मतलब सिद्धांतों के इतने ज़्यादा श्रेणियां हैं। इस तरह से सिद्धांतों इन श्रेणी, प्रतीकात्मक अंत्यक्रियावाद है, विनिमय संरचनावाद, प्रकार्यात्मक संरचनावाद। डॉन मार्टिनडेल बहुत मशहूर हैं, इन्होंने भी समाजशास्त्र सिद्धांतों को 5 श्रेणी में बांटा है। समाजशास्त्रीय प्रकारवाद और संघर्षात्मक सिद्धांत, प्रकार्यात्मक सावयव, सामाजिक व्यवहारवाद, स्वरूपात्मक संप्रदायवाद, स्वरूपात्मक सिद्धांत, इन सबको आप नोट कर लेंगे। आगे बढ़िए, देखिए समाजशास्त्रीय सिद्धांत को 3 हिस्से में और बांटा गया है। एक तो बृहद सिद्धांत जिसको मैक्रो भी कहते हैं, यहाँ आपको लिखा हुआ है ग्रैंड और मैक्रो थ्योरी, और है मध्य मिडिल रेंज थ्योरी, इसमें मर्टन आते हैं स्पेशली, और सूक्ष्म सिद्धांत माइक्रो थ्योरी, जैसे एथनोमेथोलॉजी आजकल जो हो रहा है, एथनोमेथोलॉजी, फेनोमेनोलॉजी और इंटरेक्शनिज्म, और जो ये मैक्रो थ्योरी में कॉम्ट, मार्क्स, दुर्खिम, ये सब जितना हर्बर्ट स्पेंसर, इन्होंने बड़े समाज का अध्ययन किया, ये चीजें हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। आप आगे आइए। सामान्य सिद्धांत, होमन्स ने 2 हिस्से में बांटा है, आदर्शात्मक और गैर आदर्शात्मक। चलिए आगे बढ़ें। और जोनाथन टर्नर सिद्धांत के 4 प्रमुख तत्वों का उल्लेख किया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बस एक नज़र आप देख लीजिए इसको। अवधारणा, परिचय, कथन और बाह्यकृति फॉर्मेट, इनको आप लिख लेंगे। सिद्धांत का ये सब स्ट्रक्चर है। वैगनर ने समाजशास्त्री सिद्धांतों को 3 श्रेणी में विभाजित किया, प्रत्यक्षवादी समाजशास्त्री सिद्धांत, व्याख्यात्मक समाजशास्त्र तथा अवैज्ञानिक या मूल्यांकन सामाजिक सिद्धांत। आगे बढ़िए। समाजशास्त्रीय सिद्धांतों का महत्व है, इसको आप लिख लीजिएगा। जाहिर सी बात है, महत्व है, ज्ञान की प्राप्ति होती है इससे, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। अन्वेषण होता है, उपकरण भी होते हैं। आगे आइए, ज्ञान सबसे ज़्यादा बढ़ता है। तो ये रहा कुल मिलाकर के, और सभी सिद्धांतों की हम चर्चा आगे करेंगे। यहाँ पे हम लोग सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म को देखेंगे। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, प्रतीकात्मक, इसको बोलते हैं प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। अब प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद हर जगह सिलेबस में है, ये
क्या कह रहे हैं कि यूजीसी नेट के लिए भी है। अब इसको हम समझेंगे कि आखिर ये है क्या। देखिए, दो चीज़ों से मिलकर के बना है, एक है सिंबल और दूसरा है इंटरेक्शन। और हम जो भी चीज़ें, देखिए जो भी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, हम लोग जो बातचीत करते हैं, इस तरह के जो वैज्ञानिक वो मानते हैं कि सिंबल का इंटरेक्शन होता है। एकदम सरल शब्दों में समझिए, सिंबल का इंटरेक्शन होता है। और जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे पॉइंट को आप लिखेंगे एग्जाम में और पॉइंट आप बनाएंगे। अब सिंबल का इंटरेक्शन होता है। अब सबसे पहले हम यहाँ जो ये नोट है ये बहुत महत्वपूर्ण है। समाजशास्त्र में सिद्धांतदाताओं ने दो तरह के उपागम अपनाए हैं आमतौर पे। हालांकि ये 3 तरह के, लेकिन कॉमनली 2 तरह के। एक है मैक्रो, अभी पिछले वीडियो में हमने बताया था। मैक्रो का मतलब व्यापक, बड़ा उपागम, ठीक है। और माइक्रो दूसरा है माइक्रो। माइक्रो का मतलब सूक्ष्म, ठीक है। ये है मैक्रो और ये है माइक्रो, सूक्ष्म और व्यापक। तो देखिए, व्यापक वाले में आ जाएंगे अगस्ट कॉम्ट, वो आप लिख लेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। सारा लिख करके बताना मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत दिक्कतपूर्ण हो जाता है, तो इसलिए आप लिख लेंगे जो मैं बोल रहा हूँ। अगस्ट कॉम्ट, मैल्डरखाइम, मार्क्स, वेबर, हर्बर्ट स्पेंसर, शुरू में जो वैज्ञानिकों ने स्टडी किया, पूरे समाज को, पूरी सोसाइटी को एक बार लेकर के स्टडी किया, तो मैक्रो लेवल पे अध्ययन किया। इसको बोलते हैं मैक्रो लेवल पे। इसको बोलते हैं निगम भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, इस पर ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आता है। मैक्रो को ही निगम बोलते हैं और माइक्रो को आगम बोलते हैं। आगम जब आपके पास आएगा तो अकेला हो जाएंगे ना आप, तो आगम हो जाएगा। अब माइक्रो लेवल पे व्यक्ति के स्तर पे, पर्सन के और इंडिविजुअल के स्तर पे स्टडी होता है। व्यक्ति के स्तर पे बहुत सूक्ष्म अध्ययन होता है। तब आप ये देखिए कि सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म में 2 व्यक्तियों के बीच अध्ययन होता है, अंतःक्रिया को अध्ययन करते हैं। उसके बाद इसमें आ जाएगा विनिमय सिद्धांतदाता, इसमें आ जाएगा जो इथनोमेथोलॉजी, इसमें आ जाएगा फेनोमेनोलॉजी। ये जितने भी सिद्धांतदाता है वो माइक्रो लेवल पे अध्ययन करते थे। 2 तरह से अध्ययन हुआ, माइक्रो एंड मैक्रो। और एक है मिडिल रेंज। आर.के. मर्टन ने पहले ऊपर जा चुका है। आर.के. मर्टन ने कहा कि ना माइक्रो बनो ना मैक्रो बनो, बीच का अध्ययन करो। अब ऐसा है कि एक तो ये कि पूरी सोसाइटी को अपना स्टडी मानते थे और पूरी सोसाइटी पे लागू कर देते थे। जैसे मान लीजिए कि सुसाइड किया, तो सुसाइड किसी व्यक्ति ने किया, उसको पूरी सोसाइटी पे लागू कर दिया। और अब ये है बड़े लेवल पे अध्ययन। और एक है कि व्यक्ति का अध्ययन किया कि व्यक्ति ने सुसाइड किया और धीरे धीरे ऊपर की तरफ गया, पूरी सोसाइटी को समझे। तो पहले इंडिविजुअल, तो ये है माइक्रो लेवल। और सीधे डायरेक्ट पूरी सोसाइटी का स्टडी किया, तो ये है मैक्रो लेवल। समझ में आया, यानी ये निगमनात्मक भी कहते हैं। अब आगे आइए, तो सूक्ष्म अध्ययनों समाज में समझने का एक दूसरा उपागम है माइक्रो। इस सूक्ष्म अध्ययन का ये विचारक समाज की बुनियादी इकाई व्यक्ति को मानते हैं। समाज की बुनियादी इकाई व्यक्ति को मानते हैं। इनके अनुसार व्यक्ति के माध्यम से संपूर्ण समाज का अध्ययन किया जाता है। ये है, आगे बढ़िए। इसमें कौन कौन आते हैं, हर्बर्ट ब्लूम, ये सब आप नोट कर लेंगे। हर्बर्ट मीड, अल्फ्रेड शूट्स, जितने भी नए वाले हैं, इरविंग गॉफमैन, जो आजकल स्टडी चल रहा है। तो माइक्रो को निगमनात्मक डिडक्टिव भी कहते हैं। ये क्वेश्चन खूब आता है नेट में। और माइक्रो को आगमनात्मक इंडक्टिव भी कहते हैं और मैक्रो को डिडक्टिव कहते हैं। तो इस बात का आप ख्याल रखिए। आगे बढ़िए। सिंबॉलिक इंटरेक्शन पद की उत्पत्ति हर्बर्ट ब्लूमर से जुड़ी हुई है। तो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म पर्सपेक्टिव एंड मेथड हर्बर्ट ब्लूमर की पुस्तक है। ब्लूमर ने एक नवजात शिशु के विकास को कर्मिक रूप से देखा। इसमें वे निष्कर्ष पर पहुंचे कि शिशु का समाज के साथ जो भी संबंध है वो प्रतीकों के द्वारा है। अब समझ में आया एक बात, तो शिशु का जो भी संबंध है वो सिंबल के द्वारा है, प्रतीकों के द्वारा। इसलिए प्रतीकात्मक
अभिप्राय है, प्रतीकात्मक मीनिंग है। जब माता पिता को शिशु मुस्कुराते हुए देखता है तो वो भी मुस्कुराता है, बच्चे को मुस्कुराते हुए देखता है तो माता पिता भी मुस्कुराते हैं। तो ये क्या है, सिंबल ही तो हुआ, मुस्कुराते हैं। बच्चे का रोना, बच्चे का खिलखिलाना, खिलौना, झुनझुना, बजाना आदि सब प्रतीक है जिनके माध्यम से नवजात शिशु समाज को समझता है और समाज शिशु को समझता है। तो मतलब कुल मिला के ये सिद्धांतदाता ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रतीकों के द्वारा समाज में अंतःक्रिया होता है। आप मुस्कुराते हैं, आपका रोना, हंसना, मुस्कुराना सब प्रतीक के माध्यम, ये प्रतीक ही तो है। प्रतीक एक ऐसा साधन है जिनके द्वारा शिशु अपना जीवन शुरू करता है, ये ब्लूमर साहब कहते हैं। आगे आइए, आधुनिक फ्रांसीसी बोर्डियू का तो कथन है कि किसी भी समाज में भाषा एक ताकतवर प्रतीक है। जितनी अधिक भाषाएं जानेगा वो व्यक्ति उतना ज़्यादा बहुभाषी अंतःक्रिया करेगा। जाहिर सी बात है, अब इंग्लिश वाले से भी करेगा, इंग्लिश जानेगा तो हिंदी वाले से भी करेगा, हिंदी जानेगा तो जो जितनी भाषा जानेगा उतना ज़्यादा उसका इंटरेक्शन हो जाएगा। और सबसे पहले अंतःक्रिया पे जॉर्ज सीमेल ने जोर दिया था। जॉर्ज सीमेल ने ये इस तरह के सवाल उसके लिए काफ़ी हैं। और मीड ने सेल्फ पे जोर दिया है और ब्लूमर ने मेथोडोलॉजी पे जोर दिया है और गॉफमैन ने इंटरेक्शन ऑर्डर पे जोर दिया। इस तरह के क्वेश्चन नेट में आते हैं। जीएच मीड की किताब है माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, उसमें वो 4 स्तर बताते हैं, सेल्फ, सेल्फ इंटरेक्शन, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ, सिंबॉलिक इंटरेक्शन। इसको याद कर लीजिएगा, मैं हिंदी में बता देता हूँ। स्व अंतःक्रिया, स्व का विकास और प्रतीकात्मक अभिप्राय और सृजना। अब ये सब आप छोटी छोटी चीज़ें लिख लेंगे। मीट जो है ना, आई एंड मी की भी बात करते हैं प्रतीकात्मक, जैसे जो शिशु पैदा होता है वो आई की अवस्था में होता है और जैसे जैसे समाज में सीखने लगता है वो मी की अवस्था में होता है, तो इंटरेक्शन होता है। तो आई जो है ना मी में बदल जाता है, ये तो आपने समाजीकरण में ही पढ़ा होगा। तो ये आई एंड मी इंटरेक्शन से ही होता है। तो ये भी सिंबॉलिक इंटरेक्शन के जीएच मीट आते हैं सिंबॉलिक इंटरेक्शन में। आइए देखिए, अतः मनुष्य स्व में मैं आई होता है, इस स्व का जब समाजीकरण किया जाता है तो धीरे धीरे वो मी बनने लगता है। जब बच्चा पैदा होता है तो आई की अवस्था में होता है और धीरे धीरे समाज के कांटेक्ट में आता है, समाजीकरण होता है और हर चीज़ जाने लगता है तो मी बन जाता है, तो इंटरेक्शन बढ़ जाता है। तो यही चीज़ है। और बाद में जनरलाइज्ड अदर मतलब सामान्यकृत अन्य से तात्पर्य जो हम अपने बारे में समझते हैं वही दूसरे भी मेरे बारे में समझते हों। हर्बर्ट ब्लूमर की थ्योरी में कौन कौन महत्वपूर्ण बिंदु है इसको देखिए, इंटरप्रिटेशन, मेथोडोलॉजी और 3 बेसिक प्रीमाइसेस, इस पर ध्यान देना। स्ट्रक्चर आगे आएगा। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंटरैक्शन, उनकी सबसे ज़्यादा इंटरप्रिटेशन का सबसे ज़्यादा ध्यान दिया उन्होंने। ब्लूमर ने 3 आधार वाक्य की चर्चा की है। मनुष्य की क्रिया में अभिप्राय का महत्व, क्या महत्व है कि जैसे मान लिया आप बोल रहे हैं कुर्सी, तो कुर्सी का मतलब सब लोग समझ रहे हैं ना, तो ये मीनिंग का बहुत बड़ा रोल है। जैसे आपने कहा बकरी, तो कोई कुत्ता थोड़ी समझ रहा है, सब लोग बकरी समझ रहे हैं। तो ये इस मीनिंग की बात कर रहे हैं। जो मैं कह रहा हूं उसको भी आप लिख लेंगे। जैसे आपने कहा भैंस, तो आपने भैंस का अर्थ सीखा है ना, तो ये है मीनिंग। अभिप्राय का स्रोत कहाँ से आया, समाज से आया। और निर्वचन अभिक्रिया की भूमिका और अंडरस्टैंडिंग, आप कितना समझते हैं। तो सोर्सेज है ये आप लिख लेंगे, मैंने आपको समझा दिया है। आ गया इरविंग गॉफमैन भी ये मैंने शॉर्ट कट में आपको थ्योरी बताई है, आपको लॉन्ग कट वाला भी दे दूंगा ये, ताकि आप उतार लेंगे पॉज करके। इरविंग गॉफमैन की थ्योरी में ड्रामेटर्जी है और ड्रामेटर्जी को कहते हैं अभिनय कला का सिद्धांत। ये भी इंटरेक्शनिज्म है और एक है इंटरेक्शन सिस्टम, अंतःक्रिया व्यवस्था। तो ड्रामेटर्जी को थोड़ा समझ लेते हैं। इरविंग गॉफमैन ने अपनी पुस्तक द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ में वो कहते हैं कि हर आदमी यहाँ ड्रामा खेल रहा है। ड्रामा खेल रहा है ड्रामाटर्जी, यानी अभिनय कला और दैनिक जीवन। ड्रामाटर्जी इन एवरीडे लाइफ, हर दिन हम कोई ना कोई ड्रामा खेलते रहते हैं हर वक्त। वो गॉफमैन कहते हैं इंसान के जब 2 अवधारणा हो देते हैं, फ्रंट और बैक।
कहते हैं कि जैसे रामलीला में क्या होता है, रामलीला में व्यक्ति जो है कभी राम बन जाता है, कभी रावण बन जाता है, फ्रंट में जाता है, बैक में आता है। तो उसी तरह हमारी जिंदगी में फ्रंट और बैक होता है। एक बार इसको आप देख लीजिए, बस मैं इसको लिखने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप पॉज करके देख लें। थ्योरी हमने आपको समझा दिया है। ये है, आगे बढ़ रहा हूँ, पॉज करके आप चाहें तो लिख सकते हैं। ये है 7-8 पॉइंट। परिभाषा देख लीजिए 3-4 वैज्ञानिकों की। आगे बढ़िए। हर्बर्ट ब्लूमर साहब क्या कहते हैं, इनके शब्दों में भी आप समझ सकते हैं एक बार। मेल्टिजर, अंतःक्रिया के 3 प्रकार। बहुत महत्वपूर्ण है। देख लीजिए इसको। मानव समाज व्यक्तियों से बना है, व्यक्ति क्रिया करता है, तीसरा पॉइंट है अंतःक्रिया के दिए हुए संदर्भों में व्यक्ति विश्लेषणात्मक प्रक्रियाओं के द्वारा अर्थबोध करता है। आगे आइए। मोबाइल रीड नहीं कर पा रहा है। चलिए, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म पे तो आपका काम हो गया है। मेन जोर से बंद हो जाता है। रूम पहुंच के फिर क्लिनिक उधर पानी पड़ गया। कोहन अथवा इसका देख लीजिए एक नज़र। प्रतीकात्मक तरीक़ात की समालोचना पे भर ध्यान दीजिए। समालोचना। आगे आइए। सामाजिक जो प्रतीकों का महत्व, इसको आप लिख लेंगे। बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बाकी तो आप समझ ही रहे हैं। हमने ये आपके लिए कर दिया है ताकि आपको आसानी रहे। अंतःक्रिया के प्रकार फिर से आ गए, यहाँ 3 प्रकार है। वही चीज़ है, रिपीट हो गई है। ये देखिए, कूले का विचार, आता है। मीट का विचार आपके सिलेबस में भी है। फ्राइड का विचार, वेबर का विचार। घाटे पानी कहाँ से चल रहा है? पानी कहाँ से चल रहा है? ब्लूमर के विचार, गॉफमैन के विचार। वैसे तो मैंने बता दिया है सारे सिद्धांत। सिद्धांत में कमियां, आलोचना देख लीजिए सिद्धांत की। तो सिंबॉलिक के इंट्रैक्शन के बाद अब हम लोग फेनोमेनोलॉजी पे कर रहे हैं चर्चा। तो फेनोमेनोलॉजी में आप ये जान लीजिए कि कौन कौन से वैज्ञानिक हैं। फादर ऑफ फेनोमेनोलॉजी जो है एडमंड हसरेल कहलाते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया है, ये बहुत बेहतरीन नोट्स है। एडमंड हसरेल है फादर ऑफ, 1859-1938, यूरोप के हैं ये। और
आप आगे आइए। इनकी किताब है फेनोमेनोलॉजी एंड द क्राइसिस ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी, और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण किताब है आइडियाज जनरल इंट्रोडक्शन टू प्योर फेनोमेनोलॉजी। ये इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है, ये वाली। इसको आप जरूर, फादर ऑफ फेनोमेनोलॉजी हैं वो, फादर ऑफ फेनोमेनोलॉजी हैं। ये सब नेट में भी आता है और साथ साथ में आपके एग्ज़ाम के लिए आप चलिए। मस्तिष्क में चेतना की जो प्रक्रियाएं हैं और जिनके द्वारा बाहर वास्तविकताओं को जाना जाता है उसे फेनोमेनोलॉजी की केंद्रीय अध्ययन सामग्री है। वही देखिए, फेनोमेनोलॉजी का मतलब हो गया फेनोमेना प्लस स्टडी, लोगस का मतलब स्टडी ऑफ फेनोमेना, जो घटना घटती है और उसके बारे में वास्तविकता को जानना फेनोमेनोलॉजी है। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ कॉन्शसनेस का निर्माण करना चाहते थे वो, ये हसरेल से। एथनोमेथोलॉजी एंड क्रिटिकल सोशियोलॉजी हसरेल के फेनोमेनोलॉजी से ही निकला है। देखिए, एथनोमेथोलॉजी जो आगे हम लोग जानेंगे और क्रिटिकल सोशियोलॉजी, ये सब हसरेल के फेनोमेनोलॉजी से निकला है, ये बात आपको जानना जरूरी है। और साथ साथ में फेनोमेनोलॉजी के संत्याना भी हैं। आगे हम कुछ नोट्स टाइप का आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे ताकि आपको आगे एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी। देखिए, जहाँ हसरेल ने घटना को समाज की वास्तविकता समझने में महत्वपूर्ण माना है, वहाँ सांत्याना ने उसे संदेह की दृष्टि से देखा। देखिए, फेनोमेनोलॉजी में आप जो घटना घटती है उसका वास्तविकता को समझने की कोशिश करते हैं, समझ रहे हैं। हाँ, इसमें देखिए फेनोमेनोलॉजिकल जो मेन फेनोमेनोलॉजिकल साइंटिस्ट है वो हसरेल है और शुट्स हैं। तो जहाँ हसरेल ने ये तो अब सांत्याना ने प्रस्ताव रखा कि घटनाओं के बारे में जो कुछ भी निर्णय लेने से पहले हमें घटनाओं के सार को ग्रहण करना चाहिए। वो कहते हैं कि घटना का जो एसेंस है, सार है, मेन है किसी भी चीज़ का, उसको जानना ज़रूरी है। मतलब किसी भी इंसान का क्या होता है, इंसान का दिल होता है, तो उसी तरह किसी घटना का भी अपना एक दिल है, बहुत केंद्रीय विषय वस्तु है, उसकी बात कर रहे हैं। और आगे संत्याना की फेनोमेनोलॉजी का मुख्य मुहावरा संदेह या संशय है। उन्होंने अपनी पुस्तक स्केप्टिसिज्म एंड एनिमल फेथ में उन्होंने संदेह को अपने विश्लेषण की केंद्रीय अवधारणा माना। बहरहाल आपको हसरेल के बारे में जानना है। ये यूरोप के हैं, फेनोमेनोलॉजी आइडिया 2 बार हम लोगों ने इसको लिख लिया है। आगे बढ़िए, दोबारा आगे आइए। तो हाँ, अब शुट्स के बारे में जानते हैं। जब हम इस पॉइंट्स को हमने शॉर्ट में लिखा हुआ है, जब आपको एक किताब की भी डिस्प्ले दिखा देंगे कि क्या क्या है। शुट्स जो है स्टॉक ऑफ नॉलेज की बात करते हैं। वो कहते हैं द स्टॉक ऑफ नॉलेज, जैसे ज्ञान का भंडारण। वो कहते हैं कि समाज में ज्ञान का भंडार है। समाज में ज्ञान का भंडार क्या क्या है, एक उदाहरण से आप समझ लीजिए। देखिए, शुट्स ने जीवन जगत की चर्चा नहीं की और उनका मानना है कि ज्ञान का एक विशाल भंडार है। क्या है उनका मानना है कि समाज में ज्ञान का भंडार है, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति अपने निजी ज्ञान प्राप्त करता है, जिसे हम पुस्तक, रेलगाड़ी, आवास, पोशाक, परिवार, जाति, वर्ग आदि समझते हैं। वो और कुछ नहीं है, ये ज्ञान का विशाल भंडार है। अब आप समझिए, ज्ञान का विशाल का भंडार का मतलब आप समझ लीजिए। शुट्स का फेनोमेनोलॉजी आप समझ जाइएगा। ज्ञान का विशाल भंडार का मतलब हुआ कि आप भाई चाय पीते हैं, चाय का ज्ञान हुआ आपको पानी का ज्ञान है, और जो जो बातें मैं बोल रहा हूँ उसको आपको लिखना भी है सेंटेंस में, तभी आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। आपका सुबह में नाश्ता करते हैं, आप बाथरूम जाते हैं, नहाते हैं, बाथरूम, आप ब्रश करते हैं, आप खाते हैं,
रोटी का मतलब समझते हैं, ये सारी बात आप लिखेंगे। आप बाल्टी का मतलब समझते हैं, ये ऐसे ऐसे मिलियंस हैं, लाखों हैं। कितने हैं? लाखों चीजें आप जानते हैं। आप देहरादून जानते हैं, आप दिल्ली जानते हैं, आप कानपुर जानते हैं, आप बहुत सारी चीज़ जानते हैं। ये स्टॉक ऑफ नॉलेज, ये आपके पास ज्ञान है। दिस इज ए स्टॉक ऑफ नॉलेज। समझ में आई बात? और यही स्टॉक ऑफ नॉलेज समझने में सहायता पहुंचाती है। ठीक है, तो उनकी एक किताब है फेनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड। सुट्स, अब मैं इसको आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। सुट्स की कृतित्व मैक्स वेबर की आलोचना से प्रारंभ है। सुट्स ने मैक्स वेबर की आलोचना की है। ठीक है, सुट्स ने अपनी पुस्तक में मैक्स वेबर की सामाजिक क्रिया की अवधारणा का अत्यधिक प्रयोग किया। सामाजिक क्रिया तब होती है जब कर्ता एक दूसरे से परिचित होते हैं। इसके उपरांत समाज दशा में कर्ता एक ही अभिप्राय को निकालते हैं। उदाहरण के लिए जब विवाह में बाराती सम्मिलित होते हैं तो वे सभी विवाह का अभिप्राय एक ही समझते हैं। यहाँ उनके अभिप्राय में कोई अंतर नहीं है। वेबर ने दृढ़तापूर्वक कहा कि समाज के किसी भी विज्ञान को सामाजिक वास्तविकता एवं अभिप्राय को सही तरह से समझना चाहिए। वास्तविकता विश्लेषण में अभिप्राय सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। तो अभिप्राय का मतलब समझ गए आप? अभिप्राय का मतलब शादी का मतलब क्या है, विवाह का मतलब क्या है। विवाह का मतलब क्या है? सब तो वही समझ रहे हैं ना जो आप समझ रहे हैं। कोई भी व्यक्ति विवाह का मतलब वो तो नहीं समझ रहा है कि भाई फिल्म देखने जाना है। विवाह का मतलब सब वही समझ रहा है। शुट्स स्वाभाविक रूप से पूछते हैं कि वे कौन से सामाजिक कार्य जो एक निश्चित अवस्था में जैसे विवाह कर्ता को एक समान अभिप्राय पर पहुंचाते हैं और उसके लिए उत्तरदायी है। क्या वजह है? शुट्स कहते हैं कि आखिर क्या वजह है कि सब लोग एक ही मीनिंग समझते हैं। जैसे अगर आपको कहा जाए कि आज विवाह है और शाम को दावत है, शाम को विवाह समारोह में जाना है, तो आप सब लोग तो वही बात समझेंगे ना। अच्छा नया नया कपड़ा पहन के चल जाएंगे। तो बोलते हैं ऐसा क्यों होता है? तो वो बोलते हैं ये समस्या अंतर क्रिया इंटर सब्जेक्टिविटी की है। शुट्स कहते हैं, शुट्स की बौद्धिक योजना इंटर सब्जेक्टिविटी की वजह से होता है। ये इंटर सब्जेक्टिविटी का मतलब सब लोग के पास ये ज्ञान आ गया और सब लोग इस बात को की चर्चा करते हैं कि शादी में जाना है, शादी में जाना है। आप देखिए सब लोग चर्चा किया होगा, आपके घर में बचपन से चर्चा हुई, भाई विवाह में जाना है, शादी में जाना है, शादी में जाना है, नया कपड़े पहनना है, घूमना है, फिरना है, खाना है, पीना है, उठना है, बैठना है। जब बार बार सुनते 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 यानी एक दूसरे से, एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से सुन रहा है तो इंटरेक्शन हो रहा है। इट इज इंटर सब्जेक्टिविटी। ठीक है, तो ये रहा कुल मिला करके। और इस इंटर सब्जेक्टिविटी को ही हम शुट्स की नज़र में फेनोमेनोलॉजी है, जो फेनोमेनोलॉजी को क्रिएट करती है। उस फेनोमेनोलॉजी को आप देख लीजिए। नोट बनाने के लिए मैं इसको भी शॉर्ट करता हूँ। हाँ, तो इसको आप चलिए देखिए, ये फेनोमेनोलॉजी है। इसमें हम तो ये घटना क्रिया विज्ञान का आप देख लीजिए एक नज़र। नोट वगैरह उतारने के लिए कुछ पॉइंट्स तो मैंने मेन बेसिक बात समझा दिया है। इसके फादर ऑफ फेनोमेनोलॉजी हसरल हैं और मेन अल्फ्रेड शुट्स की थ्योरी है। शुट्स जो है इंटर सब्जेक्टिविटी पर जोर देते हैं घटना का, और वो जो है ना मीनिंग पे जोर देते हैं। मीनिंग का मैंने बताया है। देखिए यहाँ आपको फेनोमेनोलॉजी पे अभी आप ये देखिए, फेनोमेना और लोगस से मिलके बना है। चलिए आगे बढ़िए। इसको आप मतलब नोट कर लीजिए और एक नज़र पढ़ लीजिए। वैसे आपने थ्योरी समझ लिया है। थ्योरी में बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस कुछ टर्मिनोलॉजी उनकी आपको याद रखनी है। ये देखिए, ये सब है। देखिए ये है वे अर्थ, जो तीन घटनाओं को पहचानना है। वे अर्थ जो लोग अपनी दुनिया, वस्तु, व्यक्ति, घटना का लगाते हैं। वे दृष्टिकोण जिससे दो लोग अपने को तथा दूसरे को देखते हैं। वे अभिप्राय जो उनके व्यवहार में अंतर्निहित होते हैं।
आगे आइए, प्रतीकात्मक अंतःक्रिया का प्रभाव देख लीजिए। ये सब आपको ज्ञान का भंडार का अस्तित्व, लोगों का यथार्थ उनका ज्ञान का भंडार का अस्तित्व, ये सब है। ज्ञान का भंडार तो मैंने आपको समझा ही दिया है कि ज्ञान के भंडार का अर्थ क्या है। अल्फ्रेड शुट्ज़ की देखिए थ्योरी, अल्फ्रेड शुट्ज़ क्या कहना चाह रहे हैं। शुट्ज़ ने सामाजिक संबंध, शुट्ज़ ने स्टॉक ऑफ नॉलेज की बात की है। देखिए ये ज्ञान के भंडार, स्टॉक ऑफ नॉलेज, नॉलेज कहाँ से आता है? सोसाइटी में नॉलेज भरा पड़ा है। देखिए स्टॉक ऑफ नॉलेज जन्मजात नहीं, समाजीकरण से सीखते हैं। स्कूल कॉलेज हर जगह आप नॉलेज ले रहे हैं। स्कूल का मतलब भी, स्कूल भी नॉलेज है अपने आप में, कॉलेज भी नॉलेज है। लोटा, पानी, गिलास, चप्पल, जूता, ये सब नॉलेज है। ये सारी चीज़ें हैं, ये इसको आप चाहे तो आप नोट कर लेंगे। और शुद्ध की घटना क्रिया ज्ञान के निम्नलिखित अवधारणाएं ये भी है, ठीक है। अर्थबोध, अनुभव, बहुलवादी व्यक्ति, ये सारा आप नोट कर लीजिए। आगे आइए, चलिए, ये सब आपके फ़ायदे के लिए है। और घटना क्रिया विज्ञान, शुद्ध ने घटना क्रिया विज्ञान में 3 तत्व बताया है। इस तीनों तत्व को आप ले लीजिए। लाइफ वर्ल्ड, नेचुरल एटीट्यूड एंड इंटरसब्जेक्टिविटी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आगे आइए, ये आपको आगे काम आने वाला है। इसमें इंटरनेट के एग्ज़ाम में, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की बात तो है। पीटर बर्जर की भी थ्योरी है। पीटर बर्जर की एक किताब है इन्विटेशन टू सोशोलॉजी, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। ये भी है, पीटर बर्जर भी आपको फेनोमेनोलॉजिकल एस्पेक्ट से बात करते हैं। ये भी फेनोमेनोलॉजिस्ट हैं। पीटर बर्जर हैं, लकमैन हैं, दोनों, लकमैन की कृति है। बर्जर लकमैन मिल करके इनकी थ्योरी है सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। ये रियलिटी का पता करने की कोशिश करते हैं। और ये चीज़ें हैं, इनकी 5 विशेषता इन्होंने, बर्जर ने अपनी पुस्तक आधुनिकता में समानता, आधुनिकता की 5 प्रमुख विशेषताओं का असमंजस की चर्चा की है। 5 प्रमुख असमंजस भी है। सुगठित सुबुद्ध समुदाय का कमज़ोर होना, आजकल जो हो रहा है, समय और नौकरशाही के कार्यक्रमों के प्रति सनकपन की हद की सीमा, जो ऐसा आजकल हो रहा है। व्यक्ति और समाज के बीच दैधात्मक स्थिति के कारण संकट और अलगाव हो रहे हैं। मानवीय इच्छा के कमज़ोर बनाने वाली स्वतंत्रीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहन देना, अर्थपूर्ण विश्व में विश्वास को कमज़ोर करता हुआ उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ लौकिकीकरण, इसकी बात कर रहे हैं। बहुत ही प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं पीटर बर्जर। ये आप देख लीजिए, वही चीज़ दोबारा रिपीट हो गया है। आगे आइए, बर्जर एंड लकमैन की एक साथ थ्योरी है। ये सब आप एक बार पढ़ लीजिए। आगे आइए, घटना क्रिया विज्ञान में के बारे में अन्य लोगों का क्या है, तो ये रहा कुल मिला करके। इन सारे तथ्यों पर आप ध्यान दीजिए। अगर आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो पॉइंट नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। और यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो मेन बेसिक बात याद कर लीजिए। सारा क्लियर है। हाँ, तो अब हम यहाँ पे एथनोमेथोलॉजी से रिलेटेड बात कर रहे हैं आपसे कि एथनोमेथोलॉजी को समझा जाए। तो चलिए, एथनोमेथोलॉजी की बात होती है तो एथनोमेथोलॉजी क्या है इसको भी समझा जाए। आखिर देखिए, एथनोमेथोलॉजी को हिंदी में कहते हैं लोक विधि विज्ञान। लोक विधि विज्ञान, ठीक है। अंग्रेजी शब्द एथनो का अर्थ है लोक, देख लीजिए, इथनो का अर्थ है लोक या जनसाधारण, ठीक है। इथनो मेथोडोलॉजी, मेथड का मतलब पद्धति, इथनो का मतलब लोक या लोक, मेथड का मतलब पद्धति और लोगस का मतलब स्टडी। इस बात ही एथनोमेथोलॉजी लोक जनसाधारण द्वारा प्रयुक्त विधि और वैज्ञानिक अध्ययन है। लोग जिस विधि का इस्तेमाल करते हैं उस विधि को, जनसाधारण जिस विधि का इस्तेमाल करते हैं उस विधि को एथनोमेथोलॉजी कहते हैं। लोक विधि विज्ञान यानी लोगों का विज्ञान है ये। चलिए आगे आइए। और समाजशास्त्री सिद्धांतों में फेनोमेनोलॉजी उपागम है। इसमें एथनोमेथोलॉजी सबसे अधिक और संपूर्ण विधि समझी जाती है। इस विधि के प्रणेताओं में गारफिंकल का नाम अग्रणी है। मैं आपको ये बताऊं कि देखिए, फेनोमेनोलॉजी से ही निकला है सब, लेकिन एथनोमेथोलॉजी और ज़्यादा ऑथेंटिक है, सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाता है।
चलिए आगे लिखिए, समाज और संरचना बनी रहे, इसकी पहचान सुदृढ़ रहे, इसके लिए लोक जीवन के कुछ तौर तरीके हैं। समाज के कुछ नियम हैं और अवस्थाएं आदि को बनाए रखने के लिए जनजीवन जिन विधियों और तरीकों को अपनाता है वही एथनोमेथोलॉजी है। जिन तरीकों को आम जन अपनाते हैं वही एथनोमेथोडोलॉजी है। समझ में आ गया बात? आइए अधिक सरल शब्दों में कहेंगे कि एथनोमेथोलॉजी उन विधियों का अध्ययन करता है जिनके माध्यम से लोगों की धारणाएं बनी रहती हैं, उनमें परिवर्तन लाया जाता है। अब देखिए एक चीज आया, सबसे इंपॉर्टेंट बात है लोगों की धारणा। लोगों की धारणा जिस से बनी रहती है, जिस पे बनी रहती है वो एथनोमेथोलॉजी। जैसे सपोज कि भारत में गरीबी है और भारत में गरीबी का क्या कारण है, एक लोगों की धारणा बनी है। गरीबी की कारण क्या हो सकती है? राजनीतिक इच्छा शक्ति। मान लीजिए अगर नौकरी नहीं देना चाह रही है कोई सरकार या इंडस्ट्री नहीं लग रही है, लोगों के मन में इस बारे में क्या है, लोगों ने क्या नियम बनाया है कि आखिर गरीबी क्यों है? ठीक है, लोग अपने हिसाब से सोचते हैं। दैट इज कॉल्ड लोक विधि विज्ञान। अब समझ में आया? तो फादर ऑफ एथनोमेथोलॉजी है गारफिंकल। इस अवधारणा के प्रणेता गारफिंकल ने जब इसका प्रयोग किया तो उन्होंने तकनीकी अर्थों में कहा कि एथनो का अर्थ अपने समाज या समूह के सदस्यों के समाज के बारे में सहज बुद्धि, कॉमन सेंस नॉलेज। ध्यान रहे, सहज बुद्धि यानी कॉमन नॉलेज। कॉमन नॉलेज एक होना चाहिए कि भाई एक चीज बताइए, कॉमन नॉलेज होना चाहिए कि आत्महत्या क्यों हो रहा है, बेरोजगारी का क्या कारण है। एक कॉमन नॉलेज है ना देश में, बेरोजगारी का क्या कारण है, क्या पढ़ लिख लेंगे तो नौकरी मिल जाएगी, पढ़ लिख के नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, एक कॉमन नॉलेज है। एक कॉमन नॉलेज है पढ़ाई लिखाई से क्या फ़ायदा है, एक कॉमन नॉलेज है कि अच्छा पेशा कौन है, एक कॉमन नॉलेज है आईएएस क्या है, एक कॉमन नॉलेज है नेट तैयारी क्या है, एक कॉमन नॉलेज है कि आईएएस करने से कितना सम्मान मिलता है सोसाइटी में। तो ये समाज के संबंधी सहज ज्ञान को एथनो की परिभाषा में आता है। समझा? इन एथनो का वृहद अर्थ समाज के सदस्य लोग या लोगों से है, समाज के सदस्य से लगाते हैं। इन सब को मिलाकर गारफिंकल कहते हैं कि लोग दिन प्रतिदिन की गतिविधि के प्रति सहज विरुद्ध ज्ञान रखते हैं। इससे स्पष्ट है कि इससे क्या स्पष्ट है कि दिन प्रतिदिन की ये गतिविधियां सामान्यतः लोग स्वीकृत मानकर चलते हैं, स्वीकृत मानकर चलते हैं। उस घटना को ही लोक विधि विज्ञान कहा गया है। तो इतना मतलब जी समझ गए? आम तौर पे लोगों की जो धारणा है किसी मुद्दे पे, उस बात को लेके आम लोग क्या सोचते हैं, आम लोग शिक्षा के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या धारणा है, आम लोग बेरोजगारी का क्या धारणा रखते हैं, ये पॉइंट आप लिख लेंगे। आम लोग बेरोजगारी के बारे में क्या सोचते हैं, आम लोग जॉब के बारे में क्या सोचते हैं कि जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, आम लोग क्या सोचते हैं, नेता के बारे में क्या सोचते हैं, नेता कैसे लोग होते हैं, आम लोग किसी धारणा के बारे में आम लोग एक धारणा बनाते हैं, वही धारणा एथनोमेथोलॉजी के रूप में काम करती है। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया है। अब इसमें कुछ अवधारणा है, उसको आप समझिए। उसमें एक अवधारणा है, ये अवधारणाएं एवं नियम सिद्धांत में केंद्रित है। आत्मवाचक क्रिया और अंतः क्रिया, ये है रिफ्लेक्सिव एक्शन एंड इंटरैक्शन। कहते हैं कि हमारी अधिकांश अंतः क्रियाएं यथार्थ तथा वास्तविकता को बनाए रखने के लिए होती है। ऐसी अंतःक्रिया आत्मवाचक होती है। इन क्रियाओं का केंद्र स्वयं व्यक्ति होते हैं। इन क्रियाओं में धार्मिक अनुष्ठान, कर्मकांड आदि आते हैं। उदाहरण के तौर पे यज्ञ से इंद्र देव प्रसन्न होते हैं और पर्याप्त वर्षा होती है, ऐसा विश्वास है। तो जो विश्वास है वैसा आप करते हैं। आपको विश्वास है कि आप मेहनत करेंगे तो आपको जॉब होगी, तो जब आप मेहनत करेंगे तो आपको जॉब होती है। तो ये विश्वास आपका बना के रहता है, बना बनाया आप बनाते रहते हैं। ये विश्वास जो है रिफ्लेक्सिव है, बार बार होता रहता है और इंटरेक्शन होता है। इससे आगे जब यज्ञ कर लेते तो वर्षा नहीं होती है। तो इसमें लोगों के विश्वास में कोई कमी नहीं आती, क्योंकि वो मानते हैं कई बार
पूजा सही से नहीं हुई। तो अब जैसे मान लीजिए कि आपने मेहनत किया और जॉब नहीं लगी, मेहनत करके आपने खूब मेहनत किया और जॉब नहीं लगी, तो आप क्या मान कर चलते हैं कि आपने सही से नहीं पढ़ा होगा, लेकिन लोगों का विश्वास है कि जो मेहनत करेंगे उनको जॉब लगेगी। तो ये है असल आत्मवाचक अवधारणा बराबर हमें ये बताती है कि लोग अपनी अंतःक्रियाओं से किसी विशेष यथार्थ को बराबर बनाए रखते हैं। एथनोमेथोलॉजी का अध्ययन इस प्रश्न पर अधिक केंद्रित होता है कि आत्मवाचक क्रियाएं किन परिस्थितियों और प्रसंगों पर देखने को मिलता है। परिस्थिति और प्रसंग का रोल बहुत ज्यादा है, समझ रहे हैं आप। मान लीजिए किस परिस्थिति में है, क्या है, इसका बहुत बड़ा रोल है। एथनोमेथोलॉजी आगे आइए। एथनोमेथोलॉजी का तर्क है कि हमारे जो भी प्रतीक हैं ये संदर्भिता का अर्थ है। इसका दूसरा कॉन्सेप्ट है इंडेक्सिकलिटी ऑफ मीनिंग, यानी कॉन्टेक्स्ट। इसको आप सही से समझिए, कॉन्टेक्स्ट पे जोर देता है, रेफरेंस पे जोर देता है, संदर्भ पे जोर देता है एथनोमेथोलॉजी। जैसे देखिए एथनोमेथोलॉजी का तर्क है कि हमारे जो भी प्रतीक हैं, हंसना, रोना, गाना, नाचना, दांत खींचना, इन सब का अर्थ किसी न किसी संदर्भ में होता है। अब जैसे देखिए रोना को आप समझिए, तो रोना इसको आप लिख लेंगे। रोना का मतलब दो है, एक तो कभी खुशी में भी रोने लगते हैं, गम में भी रोते हैं, लेकिन किस परिस्थिति में है। और हंसना का मतलब भी दो है। अब हंसना का कई मतलब है। अब हंस रहे हैं, किस वजह से हंस रहे हैं, या तो व्यंग कर रहे हैं हंसना। अब हंसने का क्या क्या अर्थ हो सकता है बताइए। हंसने का मतलब कहीं व्यंग भी हो सकता है और खुशी में भी हंस सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो मतलब कंटेक्स्ट का बहुत बड़ा रोल है। आगे एथनोमेथोलॉजी उपरोक्त दो अवधारणाओं आत्मवाचक और संदर्भ में अंतःक्रिया का विश्लेषण करता है। तो समझ में आ गया, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज था। अब आगे आइए, गारफिंकल क्या कहते हैं उसको गारफिंकल का देखिए, गारफिंकल की किताब है स्टडीज इन एथनोमेथोलॉजी और फादर ऑफ एथनोमेथोलॉजी है। ये खूब आता है, ये दोनों नेट में भी आता है। गारफिंकल का केंद्रीय मुद्दा यह है कि लोग स्वीकृत धारणाओं के अनुसार अपने व्यवहार का अनुकरण क्यों और कैसे करते, क्यों करते हैं, आखिर वो क्यों टीचर को नमस्कार करते हैं लोग, क्यों माँ बाप को नमस्कार करते हैं, उस स्वीकृत धारणा को क्यों लेके चलते हैं। गारफिंकल ने प्रोफेसर के कक्षा में व्यवहार जैसे कई छोटे छोटे प्रयोग किए, सबका निष्कर्ष में निकालते हैं कि समाज में लोगों की अभिवृत्ति जो कुछ होता है उसे स्वीकार कर लेते हैं कि है। बात यह है कि सभी गतिविधियों में कोई न कोई व्यवस्था अवश्य होती है। समाज के सदस्यों के व्यवहार नियमानुसार ही होते हैं। इसी कारण प्रोफेसर के बाजारू व्यवहार को भी विद्यार्थियों ने व्यवस्थित और नियमित समझ कर एथनोमेथोलॉजी जिस विधि विज्ञान द्वारा लोग इस तरह का व्यवहार करते हैं उन विधियों का विश्लेषण कर वो मान करके चलते हैं और उसी तरह की व्यवहार, अगर मान लिया कोई माँ बाप कैसा व्यवहार करता है तो वो व्यवहार वैसा ही वो रिपीट करते रहते हैं, तो उस व्यवहार को वो मान के चलते हैं। गारफिंकल एथनोमेथोलॉजी के सिद्धांत निर्माण में प्रकारवादी विचारधारा में असहमत हैं। वे दर्कहाइम के सामाजिक तत्व की आलोचना करते हैं। दर्कहाइम कहते हैं कि व्यक्तियों के लिए वस्तुनिष्ठ सामाजिक तत्व की समाज है। दर्कहाइम की तरह प्रकारवादी भी ये मानकर चलते हैं सामाजिक व्यवस्था, लेकिन ये गारफिंकल जो है ना सब्जेक्टिव मीनिंग पर भी जोर देते हैं। गारफिंकल का तर्क गलत है कि उनका कहना है कि सामाजिक तत्व अपने आप में कुछ नहीं, उनका निर्माण और अस्तित्व में व्यक्तियों की दिन प्रतिदिन की गतिविधियों पर निर्भर है। एथनोमेथोलॉजी प्रकारवादियों के विपरीत ये मानकर चलता है कि समाज में जो कुछ है वो समाज ने नहीं बनाया, उसे बनाने में सिर्फ व्यक्तियों का है। समझ में आई बात? यहाँ व्यक्ति और समाज की लड़ाई चल रही है। दर्कहाइम समाज पे बल देते हैं और गारफिंकल व्यक्ति पे बल देते हैं। ठीक है, आगे आइए। गारफिंकल ने एथनोमेथोलॉजी के सिद्धांत की विशेषता बताई है, विवरण और अभिप्राय कहा है कि मीनिंग क्या है जो आप कर रहे हैं कोई काम। जैसे गारफिंकल का कहना है कि विवरण और अभिप्राय इस बात पर निर्भर करता है कि स्थिति कैसी है। जब दो व्यक्ति अपनी अंतःक्रिया को कोई अभिप्राय कर देते हैं तो उनका संदर्भ किसी न किसी स्थिति से होता है। उस सिचुएशन में वो कैसे उसकी मीनिंग को लेते हैं। जैसे मान लिया हंसना, रोना, गाना। अब हंस रहे हैं तो उस समय हंसने को क्या ले रहे हैं, अब रो रहे हैं तो उस समय, अब रोने में खुशी से रो सकते हैं तो वो क्यों बुरा लगेगा भाई, वो तो अच्छी चीज है। तो वो मीनिंग और रेफरेंस को लेते हैं। अध्ययन विधि एथनोमेथोलॉजी के क्षेत्र में काम करने वाले अनुसंधानकर्ता जिन विधियों को काम में लाते हैं उन्हें वैयक्तिक अध्ययन को काम में लाते हैं। गहन साक्षात्कार और जीवन कथा आदि सम्मिलित होती है। ठीक
ठीक है। वास्तविकता यह है कि एथनोमेथोलॉजी का अध्ययन ना एथनोमेथोलॉजी गतिविधि का अध्ययन है, न कि गतिविधियों के बारे में कोई सिद्धांत। ये सिद्धांत नहीं है, ये तो कुछ इस तरह से कोई व्यक्ति नदी में कूदकर तैरता सीखे, ये ठीक है कि आदिम पुस्तकों को पढ़कर तैरना सीख सकते हैं, लेकिन एक दक्ष तैराक बनाने के लिए आवश्यक है कि स्वयं पानी में कूदकर तैरना सीखे। मतलब यह है कि व्यक्तियों को समाज में जाके व्यक्तियों से अंतःक्रिया करके व्यक्तियों के विचार को जानना, व्यक्तियों की क्या धारणा है समाज में, धारणा पर जोर देना, ये है असल इसके बारे में एथनोमेथोलॉजी के बारे में। आगे आइए। तो और एथनोमेथोलॉजी के बारे में ब्लूमर और कुहन ने भी, कुहन का अंतर है, इन्होंने भी काफ़ी, ये सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म का है, सॉरी। तो चलिए मैं इसको एक बार चला देता हूँ ताकि कोई अगर आप लोग लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। ये अंतर है, ये भी जानना आपके लिए ज़रूरी है। एक नज़र आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। जब आप किसी का सिलेबस हो सकता है ब्लूमर और कुहन से रिलेटेड, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, नेट वगैरह में तो आते हैं। तो ब्लूमर में सिंबॉलिक इंटरेक्शन पर जोर देते हैं, बोलते हैं कि बच्चा जो इंटरेक्शन करता है याद आया होगा, और कुहन उससे एक आगे जाते हैं। तो ये है, तो मैंने सोचा इसको, चलिए यहाँ पे एक शॉर्टकट में आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। देखिए सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म में कौन कौन वैज्ञानिक है इसको आप जान लीजिए। जी.एच. मीड हैं सिंबॉलिक इंटरेक्शन में, ब्लूमर हैं, कुहन हैं, गॉफमैन है और कूले हैं। आगे आइए। फेनोमेनोलॉजी में कौन कौन है? फेनोमेनोलॉजी के वैज्ञानिक हसरेल हैं, शुट्ज़ हैं, सांतियाना है। आगे आइए। एथनोमेथोलॉजी में गारफिंकल हैं। आगे आइए। स्ट्रक्चरलिज्म में ये याद होना चाहिए आपको, क्वेश्चन आते हैं, लेवी स्ट्रॉस, माइकल फुकाल्ट, पीटर ब्लाउ, पियर बोर्डो और रॉबर्ट वुथनाउ, ये सब हैं। और चलिए, तो ये रहा कुल मिलाकर के हमने आपको बता दिया। टोटल फेनोमेनोलॉजी हमारा ख़त्म हो गया। आगे इसमें हम लोग बात करेंगे नौ मार्क्सवाद की। न्यू, या इसको आप नौ मार्क्सवाद कहते हैं। सबसे पहले तो आप जानिए कि इसमें हैं कौन और इनका क्या विचारधारा है। नौ मार्क्सवाद में कौन लोग हैं? तो मैं आपको ये बताऊं, नौ मार्क्सवाद जो फ्रांस के प्रमुख संरचनावादी विचारक हैं, लुई अल्थुजॉन, निकी पॉल जेन मॉन और मॉरिस गोडेलियर, जीन पिगेट, ये सब महत्वपूर्ण नाम है। लेकिन नौ मार्क्सवाद जिसमें आपको ख़ास तौर से क्या कहते हैं, हैबरमास के बारे में जानना है, और इनको स्ट्रक्चर इनको जो है क्रिटिकल थ्योरिस्ट के रूप में भी जाना जाता है। क्या करें, विवेचनात्मक, इसको बोलते हैं विवेचनात्मक सैद्धांतिकरण के रूप में भी जानता है। तो जानिए कि आखिर नौ मार्क्सवाद क्या है। देखिए, नौ मार्क्सवाद जानने के लिए मार्क्सवाद जरूरी है जानना। मार्क्सवाद पे हमारी जो वीडियो है उसको आप देखिए, उसको समझिए, तब जाकर के आपको नौ मार्क्सवाद ज़्यादा क्लियर होगा। तो मार्क्सवाद में जहाँ दो वर्गों को लेकर के चलते हैं, नौ मार्क्सवाद जो है मार्क्सवादी पूंजीवाद की वास्तविकता संरचना का अध्ययन करने का प्रयत्न करता है। और पूंजीवाद में राज, विचारधारा, अर्थव्यवस्था, तीन मूल घटक है। कौन कौन है? पूंजीवाद में राज को भी मानते हैं, विचारधारा को भी मानते हैं, वो विचारधारा को काटते थे, और अर्थव्यवस्था को भी मानते हैं। जबकि मार्क्स जो है सिर्फ अर्थव्यवस्था को मानता है। देखिए, आप ध्यान दीजिए, इसको आप नोट करिएगा, जो मैं बात आपको बोल रहा हूँ। मार्क्सवाद द्वंद्वात्मक है, जबकि संरचनावाद ये जो है नौ मार्क्सवाद का जो ऐतिहासिक विश्लेषण करता है, ये मार्क्सवाद का ऐतिहासिक विश्लेषण करता है और हूबहू मार्क्सवाद को नहीं अपनाता। संरचनावाद वर्णनात्मक विश्लेषण करता है, नौ मार्क्सवाद में इन दोनों का मिश्रण है। नौ मार्क्सवाद क्या करता है? दोनों को मिक्स करके चलता है मार्क्सवाद को।
नव मार्क्सवाद आर्थिक कारकों के साथ साथ राजनीतिक, अब ध्यान दीजिए, मार्क्सवाद सिर्फ आर्थिक कारक को ध्यान देता है, जबकि नव मार्क्सवाद राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सारी बातों पर जोर देता है। आपको बात समझ में आई? ये मेन पॉइंट है। तो नव मार्क्सवाद के उदय का क्या कारण है? नव मार्क्सवाद के उदय का कारण है कि मार्क्सवादी इतिहास जो है पर अत्यधिक बल देते हैं मार्क्सवादी, जबकि संरचनावादी या नव मार्क्सवादी अध्ययन को महत्वपूर्ण मानते हैं कि समाज का सही से अध्ययन मानो और वर्तमान के अध्ययन से ही अतीत की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। अब समझिए, पिछले जो थे मार्क्सवादी वो इतिहास पर जोर देते थे, मार्क्स ने इतिहास का अध्ययन किया था। अभी वाले नव मार्क्सवादी क्या कर रहे हैं? समाज का अध्ययन कर रहे हैं और कहते हैं अभी देखो क्या हो रहा है। दूसरा पॉइंट समझिए, मार्क्सवादी जो है ना पूंजीवादी व्यवस्था के पीछे मूल संरचना को जानते हैं, जबकि उनका अवलोकन नहीं करते हैं। अब वास्तविक, और ये जो अभी नव संरचनावादी है, नव मार्क्सवादी, वो वास्तविक संरचना को जानना चाहते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट, मार्क्सवादी सिर्फ आर्थिक संरचना का ही महत्व समझते हैं, जबकि जो नव मार्क्सवादी हैं धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक सब पर जोर देते हैं। समझ में आई होगी आपको बात? नव मार्क्सवादी ऐतिहासिक अनुभविक अध्ययन पद्धतियों को पर्याप्त नहीं मानते हैं, वे बहुत सारी पद्धतियों का अध्ययन करते हैं, बहुत सी पद्धतियों को लेकर के चलते हैं नव मार्क्सवादी। यानी मार्क्सवाद जहां अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण मानता है, वहीं नव मार्क्सवाद बहुलवादी है, वो एकलवादी है। मार्क्सवादी एकलवादी हैं। मार्क्सवादी क्या है? लिख लीजिएगा, एकलवादी हैं। ये सारे टर्म एक एक पेज के हैं, आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। लेकिन नव मार्क्सवादी एकलवादी नहीं है, बहुलवादी हैं। वो घटना के पीछे एक ही बात को लेकर के पागल नहीं होते हैं कि अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था, सब चीज अर्थव्यवस्था ही है। समझ में आई बात? तो ये रहा। और थोड़ा हम देख लेते हैं विवेचनात्मक सिद्धांत की बात। क्रिटिकल थ्योरी में हैबरमैस की भी बात हम करेंगे। नव मार्क्सवाद में देखिए, नव मार्क्सवाद के विकास में अनेक समाजशास्त्रियों का योगदान रहा। इसमें हैबरमास का योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। हैबरमास, इसको क्रिटिकल थ्योरी भी कहते हैं। फ्रेडरिक जेमेसन, एंटोनियो ग्राम्सी, पर्सी कोहन, लेविस अल्थुजर, इन सब का नाम आप लिख लीजिएगा। आपको खास तौर से अल्थुजर और हैबरमास पर जोर देना है, जो कि सिलेबस में आमतौर पे पूछा जाता है। हैबरमास जो है नव मार्क्स के प्रमुख विचारक जुर्गेन हैबरमास का जन्म 1929 में जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ। ठीक है। और हैबरमास फ्रैंकफर्ट शोध संस्थान में एडर्नो के शोध सहायक के रूप में कार्य कर रहे थे। यह है हैबरमास का डिफिनेशन। हैबरमास की प्रमुख कीर्ति है आपको नॉलेज एंड ह्यूमन इंटरेस्ट। नॉलेज एंड ह्यूमन इंटरेस्ट, इसको आप लिख लीजिएगा। और उसकी कीर्ति है थ्योरी एंड प्रैक्टिस। उनकी बहुत महत्वपूर्ण कीर्ति है लेजिटिमेशन क्राइसिस, जो आपको ध्यान देना, अभी मैं बताऊंगा। लेजिटिमेशन क्राइसिस उनकी थ्योरी है कम्युनिकेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी। हैबरमास जो है ज्ञान के 3 प्रकार बताते हैं, ज्ञान की व्यवस्थाओं का विश्लेषण करते हैं। ज्ञान का विश्लेषण किए हैं, ज्ञान का विश्लेषण। ठीक है। हैबरमास कहते हैं 3 तरह का ज्ञान होता है। अनुभविक होता है यानी एम्पिरिकल। दूसरा ज्ञान वो बोलते हैं ऐतिहासिक होता है, जो ऐतिहासिक घटना से। अनुभवी का मतलब अनुभव से सीखते हैं। और तीसरा होता है विवेचनात्मक।
ये मनुष्य पर होने वाले दबाव और प्रभुत्व को स्पष्ट करता है। और हितों की भी बात करते हैं। हेबरमास के अनुसार ज्ञान का एकमात्र उद्देश्य मनुष्य की बुनियादी हितों की पूर्ति करना है। क्या वो कहते हैं ज्ञान क्यों हासिल करता है मनुष्य? हितों के लिए, अपनी हित की पूर्ति के लिए। हितों को भी वो कई हिस्सों में बांटते हैं। वो कहते हैं एक होता है तकनीकी हित, तकनीकी हित, और वो कहते हैं दूसरा होता है व्यवहारिक हित, और तीसरा वो बोलते हैं उद्धारक हित। तकनीकी हित मनुष्य, पहला जो आपको बताया तकनीकी हित, मनुष्य पर्यावरण पर नियंत्रण प्राप्त करके जीवन को अधिक से अधिक अच्छा बनाने के चक्कर में बहुत अच्छा करता है, इसलिए तकनीकी हित है वो उसका। व्यवहारिक हित मनुष्य प्रकृति के आसपास की जो अतीत की दशाओं को समझता है, उसको व्यवहारिक हित कहते हैं। और उद्धारक हित मनुष्य के ज्ञान को बढ़ाकर उसकी दशा को सुधारता है, सुधार में काम करता है, वो उद्धारक, सुधारकों के रूप में काम करता है उद्धारक हित। हेबरमास के प्रमुख विचार आपको जानना जरूरी है। 3 प्रमुख विचार है। सार्वजनिक क्षेत्र का संरचनात्मक संप्रेषण, सार्वजनिक क्षेत्र का, और दूसरा उनका विचार है पूंजीवादी समाज में वैधकरण का संकट, जो अभी हमने आपका लेजिटिमेशन क्राइसिस इन कैपिटलिस्टिक सोसाइटी, और तीसरा है प्रणाली एवं जीवन जगत, सिस्टम एंड लाइफ वर्ल्ड। ये 3 महत्वपूर्ण उनके विचार है। तो लेजिटिमेशन क्राइसिस का मतलब आप समझिए, देखिए, स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पब्लिक स्फीयर। लेजिटिमेशन क्राइसिस जो हम आपको बता रहे थे कि देखिए, लेजिटिमेशन क्राइसिस यानी समाज में वैधता का संकट की बात वो करते हैं। वैधता का संकट इसको बोलते हैं। देखिए, एक समय में ब्राह्मण का बहुत ज़्यादा समाज में महत्व था, लेकिन धीरे धीरे कम हो गया, तो इनको कहते हैं वैधता का संकट। पहले जिसको बहुत महत्व दिया जाता था, अब उसको वो कह रहे कि आधुनिक समाज में लेजिटिमेशन क्राइसिस आई है। वैधता संकट, जिन लोगों की वैधता थी वो वैधता नहीं रही। और विवेचनात्मक यानी क्रिटिकल थ्योरी की बात जब कर रहे हैं, तो उसमें कह रहे हैं कि ये जो क्रिटिकल थ्योरी है, ये एक अपने आप को अलग थलग मान के चलता है। ये मान के चलता है कि किसी भी तरह ये समाज की एक शाखा नहीं है। ये अपने आप को कोई ब्रांच मान के नहीं चलता है समाज का। ये बोलते हैं क्रिटिकल थ्योरी वाले, वास्तव में विवेचनात्मक समाजशास्त्र का अपना एक निजी अस्तित्व है। वो विवेचनात्मक पद अंग्रेजी के क्रिटिकल शब्द का अनुवाद है। इस पद का भी एक ऐतिहासिक वृत्तांत है। यूरोप में जब प्रबुद्ध काल, इनलाइटमेंट पीरियड आया और लोगों में जनजागरण हुआ, तब इस पद का प्रयोग मानववादियों और सुधारवादियों ने किया था। समझ रहे हैं? सुधारवादियों ने किया था सबसे पहले इसका विवेचनात्मक का। और इन सुधारवादियों को लगा कि विभिन्न धर्मों में जो उपदेश भरे पड़े हैं, वे एक तरह से व्यक्ति के सामाजिक बंधन में बांधे रखते हैं। इन धार्मिक ग्रंथों ने तो मनुष्य की युक्ति पर अंकुश लगा दिया। यह सब सुधारकों और मानववादियों को स्वीकार नहीं था। उन्होंने धार्मिक ग्रंथों, यहाँ तक कि बाइबल का भी आलोचना किया। जब यूरोप में प्रबुद्ध काल में इस प्रकार की आलोचना शुरू हुई, तो ये क्रिटिकल थ्योरी बना। क्रिटिकल थ्योरी का अप्रोच लगा। बात समझ में आई? तो यहां से शुरू हुआ है क्रिटिकल थ्योरी का अप्रोच। तो कुल मिलाकर के विवेचनात्मक सिद्धांत में क्या करे वो, हैबरमास इन सारी बातों पर ध्यान देते हैं। हैबरमास जो है ऐतिहासिक विधि के विवेकरण विश्लेषण पर प्रस्तुत करता है, उसका सामना कैसे किया जाए। हैबरमास एक नया विकल्प देता है नौ मार्क्सवाद का, जो आप समझ रहे हैं। अभी हमने आपको जो विस्तृत रूप में बताया है कि 9 मार्क्स में जो 5-7 पॉइंट है, उस पे चर्चा हैबरमास ने की है। और
एल्थूसर ने संरचनात्मक मार्क्सवाद की चर्चा की। एल्थूसर ने क्या कहते हैं कि संरचनात्मक, उन्होंने कहा कि संरचना न तो है, अल्थूसर की जो प्रमुख कृति है आपको मैं बता दूं, अल्थूसर ने संरचनात्मक मार्क्सवाद या नव मार्क्सवाद पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, वो भी नव मार्क्सवादी हैं, एल्थूजर।